नौनिहालों, कल वाली क्लास आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे तरीके से अटेंड की। होप आज भी आप उसी सिंसियरिटी के साथ में पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स जो अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलो लाइव क्लासेस चल रही हैं, सब्सक्राइब करो चैनल को और जल्दी जल्दी लाइव क्लासेस में आ जाओ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो है आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, अदरवाइज आप रिकॉर्ड भी तो देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने में वो मजा नहीं आता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ा करो और लाइवली अपना जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछा करो, ओके। तो आज हम बात करेंगे बच्चों मोल कंसेप्ट की। तो मोल एक्चुअली होता क्या है, MOLE। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोल मैं देखती हूँ कि कई बच्चे जो हैं वो MOLE लिखते हैं, कई बच्चे जो हैं वो MOL लिखते हैं। तो इन दोनों में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है बच्चे कि जब भी आप थ्योरेटिकली कोई चीज़ लिखते हैं या थ्योरेटिकली जब मोल के बारे में बात होती है तो मोल का पूरा नाम है MOLE, मोली ऐसा मैं बोल रही हूँ MOLE। थ्योरी में हम बोलते हैं, ठीक है, या थ्योरी में जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं MOLE। बट जब हम यूनिट की तरह यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं MOL, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता है किलोग्राम्स को आप पूरा ऐसे लिखते हो, जब थ्योरी में लिखते हो किलोग्राम, है ना। बट जब आप इसको एज अ यूनिट प्रिफर करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ओनली kg। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोल विच इज यूज्ड एज अ यूनिट। और ये आपका MOLE इसको थ्योरी में यूज करते हैं जैसे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो वाकई शॉर्ट है, उसका शॉर्ट कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब मोल होता क्या है ये देखेंगे। मोल क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? तो मोल की डेफिनेशन क्या होती है कि मोल इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल, है ना। आज आप मार्केट से कोई चीज लेके आते हो, जैसे आप लेने के लिए गए, भाई 1 डजन पेन दे दीजिए, है ना, या 1 डजन एग्स दे दीजिए, है ना, या 1 डजन में ही हम लोग चीजें करते हैं, है ना। अब 1 डजन का मतलब क्या है, 1 डजन मीन्स 12 यूनिट्स, है ना। जैसे 1 डजन अगर आपने कोई चीज लेनी है तो इसका मतलब उसमें कितनी यूनिट्स आएंगी, उसमें आएंगी 12 यूनिट्स। उसी तरीके से जो मोल होता है वो भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए यूज होने वाली एक टर्मिनोलॉजी है that includes precisely 6.022 into 10 raised to the power 23 of the substance, elementary entities और कोई भी elementary entity, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे प्रोटॉन्स हो, चाहे न्यूट्रॉन्स हो, कोई भी स्पीशी, केमिस्ट्री वाली कोई भी स्पीशी को अगर आपने काउंट करना है ना, तो जैसे 1 डजन का मतलब होता है इतनी यूनिट्स, है ना, ऐसे 1 मोल का मतलब होता है इतनी यूनिट्स। कितनी? 6.023 इंटू 10 raised to the power 23। इसका मतलब इसके पीछे 23 जीरोस लग जाएंगे। इतनी सारी जो अमाउंट या इतनी सारी जो यूनिट्स हैं उनको ऐसे तो नहीं लिख सकते आप 6.023000023 तक, जीरो कहाँ तक लगाओगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं 1 मोल। तो 1 मोल मतलब इतनी यूनिट्स, या फिर आप बोल सकते हो अ सब्सटेंस मास दैट हैज द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज रिफर्ड एज अ मोल। यानी कि कार्बन 12 के एक एटम में, है ना, कार्बन 12 के एक एटम में जितनी यूनिट्स प्रेजेंट है उसे आप 1 मोल कह सकते हैं। और मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो है वो कितना होता है, 1.99 इंटू 10 raised to the power 23 ग्राम, है ना। 1 एटम ऑफ कार्बन की बात मैं कर रही हूं। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, ये जो नंबर है ना, जैसे मैंने लिखा था 1 डजन मतलब 12 यूनिट्स, है ना। अब 12 यूनिट्स मतलब 1 दर्जन, 1 दर्जन में 12 चीजें आएंगी। अब 1 मोल में कितनी चीजें आएंगी, इन 1 मोल देयर आर 6.022। मैं राउंड ऑफ करके 23 कर देती हूँ ताकि 10 raised to the power 23 मुझे याद रहे तो 6.23 इंटू 10 की पावर 23 ऐसे भी मैं बोल देती हूँ। तो 10 raised to the power 23 इतनी यूनिट्स का मतलब होता है 1 मोल। और पता है इस नंबर को नंबर ऑफ एवोगैड्रो भी बोलते हैं, जिसे Na से डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो मतलब 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस में
अगर आपको मेजरमेंट करना है या क्वांटिटी का अगर आपको पता लगाना है केमिस्ट्री में खासकर, तो आप किसका यूज़ करेंगे? मोल का यूज़ करेंगे, और मोल का मतलब होता है इतनी यूनिट्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मतलब कितने एटम्स? 1 मोल एटम्स। या फिर आप बोल देंगे कि इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल? सीधा सीधा 1 मोल मॉलिक्यूल्स। या इतने प्रोटॉन या इतनी एंटिटी, अब एंटिटी मतलब कुछ भी, आयंस, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी, तो वो सब क्या हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखो, अब इनको कैलकुलेट कैसे करें? मोल कंसेप्ट में आपने देखा होगा कि मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, लास्ट में मैं आप लोगों को ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला भी दूंगी मोल कंसेप्ट या मोल फाइंड करने के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चाहे मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, चाहे एटम दिया हुआ हो, चाहे आयन दिया हुआ हो, तो आपने मोल किस तरीके से फाइंड करना है? तो गिवन नंबर को आप नंबर ऑफ एवोगैड्रो से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिए हुए, आपको मास ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए, पार्टिकल कुछ भी, कोई भी एंटिटी होती है, मोल, एटम, आयन, कुछ भी हो सकता है, अगर उनका मास दिया हुआ है ना, तो उस मास को आप उसके ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। मोल के 2 फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला मोल को कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको गैसेस की बात हो रही है ना, हमारी केमिस्ट्री में एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में होते हैं, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में है, और अगर गैस दिया हुआ है तो हम उसका मास कहाँ से निकालेंगे? हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो गैसेस का, तो मोल फाइंड करने के लिए आपने क्या करना पड़ता है? उसको 22.7 से डिवाइड करना होता है, ठीक है, 22.4 से डिवाइड करना होता है। 22.4 से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो 22.7 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम उसको चेंज कर देंगे, 22.4 से इसको डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एंटिटीज दी हुई है तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ एवोगैड्रो से, तो आपको क्या मिल जाएंगे? मोल्स मिल जाएंगे। अगर आपको मास ऑफ एटम या कोई भी एंटिटी दिया हुआ है तो मास को आप उसकी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका मोल मिल जाएगा। या फिर अगर आपको गैसेस की बात हो रही है और गैसेस का जो है वॉल्यूम होता है, तो गैसेस के वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएंगे। तो एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपको पता है ना, ब्रह्मास्त्र कहाँ चलता है? ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र होता है जहां कोई अस्त्र काम ना करे, जिसके अगेंस्ट कोई अस्त्र काम नहीं करे और जो हमेशा जाकर के अपने सटीक निशाने पर लगे, वो होता है ब्रह्मास्त्र। तो इनमें से अगर कोई भी फॉर्मूला आप भूल जाओ ना, तो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला याद रखना है वही फॉर्मूला, उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ एंटिटीज को Na से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और आपको नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड करनी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो इंटरचेंज वाला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को 22.4 लीटर से, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 22.4 लीटर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। और इन अगर मोल दिए हुए वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। और अगर मास इन ग्राम्स दिया हुआ है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल से मास ऑफ ग्राम, मास इन ग्राम्स फाइंड करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मास इन ग्राम से नंबर ऑफ एंटिटीज भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज से वॉल्यूम ऑफ गैस भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ एंटिटीज भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस से मास इन ग्राम्स भी फाइंड कर सकते हो। हाँ जी, ये सब काम आप खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए मैं यहाँ पर देती हूँ एक, मैंने लिखा मोल। अब मोल किस किस के बराबर है? जब भी हम बात करेंगे तो मोल किस किस के बराबर है? MOL, ई मोल। मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ एवोगैड्रो, इसके बराबर है ना। अब इसको छुपा देते, मोल किसके बराबर है? मोल बराबर है मास ऑफ एंटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर है ना। मोल इसके बराबर है। अब अगर हम इन दोनों को ही छुपा दें तो मोल किसके बराबर है? वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर के बराबर है ना। तो ये तीनों भी तो आपस में बराबर हुए,
तो जब ये तीनों आपस में बराबर हैं और ये तीनों किसके बराबर हैं, मोल के बराबर हैं, तो हम आपस में इनको इंटरचेंज करके मास और वॉल्यूम और नंबर और मॉलिक्यूलर मास सब कुछ फाइंड कर सकते हैं ना। देखते हैं क्वेश्चन इस पर किस तरीके से आता है। तो ये एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इज सेम एज, है ना, अगर ग्लूकोज के 0.9 ग्राम्स दिए हुए हैं तो इसमें हाइड्रोजन का जो नंबर्स है, हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं वो इन चारों में से किसके बराबर आएंगे, इन चारों में से किसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के बराबर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाती हूं कि 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में आप हाइड्रोजन का नंबर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दैट इन ग्लूकोज C6H12O6, इस ग्लूकोज में ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, इसका जो मास होता है वो कितना होता है, जरा मुझे बताइए ग्लूकोज का मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है बच्चे, मास ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन कितना है 6 कार्बन से, तो 12 इंटू द मास ऑफ कार्बन, 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा, प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन अगर फाइंड करना है तो 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो भाई इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 6 72 प्लस हाइड्रोजन हो गया 12, और 16 की टेबल मुझे 5 टाइम्स तो आती है, 80 होता है, तो 16 6 कितना होगा 96। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे 6 + 4 हो गया 100, 10 11 और 180। लो जी 180 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मोल यहाँ पर अगर आपने फाइंड करना है तो आपको क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का आपको मास दिया हुआ है विच इज 0.9। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास है 0.9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब 9 की टेबल सभी बच्चों को आती है ना। मोल कितने हो गए, तो 9 2 18 होता है। ये पॉइंट हटाऊंगी, मैं 0 लगाऊंगी, बिल्कुल छोटे बच्चों वाले स्टाइल में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1/200, है ना। अब छोटे बच्चे हैं ना अपन, ये लो जी 200, 1 को डिवाइड करना है 200 से, तो लगा दीजिए पॉइंट, ये हो जाएगा 0, फिर लगा दीजिए 0, तो एक और 0, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगा दो जी, एक और 0। अब 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 10 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए ग्लूकोज के 0.005, ये तो आ गए मोल्स, है ना। हमने क्या फाइंड किए अभी, तो जो आपको दिया हुआ है एटम्स, किसके एटम्स, ग्लूकोज के एटम्स दिए हुए हैं, और ग्लूकोज के जो एटम्स हैं उसमें 0.9 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आपने मिला हुआ है। तो 0.9 को जब आपने उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गए, मोल, है ना। यहाँ पर मोल की तो वो बात कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो किसकी बात कर रहा है, नंबर की बात करता है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फाइंड करो इसमें, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर अपॉन नंबर ऑफ एवोगैड्रो इज इक्वल टू मोल होता है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, मोल फाइंड कर लिया, कितने मोल आए 0.005। तो नंबर इज इक्वल टू, अब मैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो को मोल में मल्टीप्लाई करूंगी तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का मोल है, ठीक है। तो मोल कितना है 0.005 इंटू Na, सीधा मैं Na लिख देती हूँ, ठीक है। Na का मतलब वही 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास में है। अब इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में आपको देखना हाइड्रोजन के कितने हैं, है ना। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर इतने हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने निकलेंगे, जो भी ये नंबर निकल के आया है 0.005 इंटू Na, ये एक मॉलिक्यूल का है। अभी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, 12 है। तो इतने में भी कितने होंगे
12 होंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा बच्चे, उस आंसर से इन सभी के नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने हैं इसी मेथड से, और मैच करना है कि इनमें से किस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स सेम है। वैसे मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर ए और सी आएगा। अब कैसे आएगा ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, स्टोइकियोमेट्री एक तरह की पंचायती है ना। पंचायती मतलब कितने मॉलिक्यूल्स थे। गब्बर था ना, गब्बर, शोले पिक्चर देखी होगी आप सभी ने, है ना। शोले पिक्चर में गब्बर पूछता था कितने आदमी थे, एक्चुअली वो स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात कर रहा होता है ना। स्टोइकियोमेट्री भी यही पूछता है कितने एटम्स थे, कितने मॉलिक्यूल्स थे, किसने किसके साथ में कैसे रिएक्ट किया, वही सारी बात जो है वो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री में होने वाली है। तो हम बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए गब्बर। और गब्बर क्या पूछता है कि स्टोइकियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। कि किसी भी रिएक्शन में गब्बर ने भेजा था कालिया को लड़ाई करने के लिए जय और वीरू से, है ना, और पूछा था क्या कितने आदमी थे। उधर से क्या जवाब आया, सरकार 2, वो 2 और तुम 3, आप थूक। तो ये क्या थी, रिएक्शन थी, है ना। इधर से रिएक्टेंट्स भेजे, है ना, उधर से भी रिएक्टेंट आए, दोनों ने मिलकर लड़ाई करी, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बन के कहाँ गया, गब्बर के अड्डे पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। हमें रिएक्शन में ये पता करना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो बने हैं, कितने रिएक्टेंट्स ने कितने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया है, इसके बारे में जो जानकारी होती है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलनी होती है वो कहाँ मिलती है, स्टोइकियोमेट्री में मिलती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या क्या होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्वेशन tells us about the ratio in which moles of reactant react and moles of product form। कितने आदमी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूं मैं, यहाँ पर एक रिएक्शन है ये वाली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि भाई कितने मोल्स नजर आ रहे हैं। जो एटम्स के पहले लिखे हुए होते हैं ये मोल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो आप कह सकते हो कि भाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, सेकेंड इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो भाई एक मोल में नंबर ऑफ एवोगैड्रो कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 एवोगैड्रो। 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 एवोगैड्रो, है ना, 2 × नंबर ऑफ एवोगैड्रो, तो हम बोल देंगे 2 एवोगैड्रो। तो यहाँ पर मोल्स की बजाय आप नंबर ऑफ एवोगैड्रो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी आप यहाँ पर इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सेकेंड इंटरप्रिटेशन में आप बोलोगे कि भाई 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इस तरीके से भी इसको कहा जा सकता है। तीसरा तरीका देखो कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला इंटरप्रिटेशन देखो, फोर्थ, है ना, हाइड्रोजन के मास के बारे में बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन H2 गैस का मास कितना होता है, 2, है ना, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो H2 में कितना हाइड्रोजन है, 2, तो मास भी कितना होगा, 2। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, 2। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। अब मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो आप बोल सकते हो कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने इसके ग्राम्स में फाइंड किया है ना। तो व्हेन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 36 ग्राम्स ऑफ H2O। और यहाँ पर देखो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वाला रूल भी फॉलो हो रहा है। द नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। फिफ्थ इंटरप्रिटेशन देखो, अगर हम इन सबको गैस माने, और गैस मानना भी है, गैस लिखा हुआ है इनके सबके आगे, गैस अगर हम माने तो हम इसका 2 वॉल्यूम मान सकते हैं, इसका 1 वॉल्यूम मान सकते हैं, इसके 2 वॉल्यूम्स मान सकते हैं, है ना। वॉल्यूम्स को भी आप चेंज कर सकते हो, है ना, अभी सिखाया है मैंने। तो फिफ्थ इंटरप्रिटेशन में आप बोल सकते हो व्हेन 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 लीटर्स ऑफ H2O गैस, यानी कि स्टीम। अगर स्टीम लिखा हुआ हो तो भी कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि H2O का जो गैसेस फॉर्म होता है वो वेपर होती है या स्टीम होती है। ओके,
इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन में अलग अलग तरीके से इंटरप्रीट कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्री फाइंड करने के लिए। तो जब भी नाम आ जाए स्टोइकियोमेट्री, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? गब्बर की बात हो रही है। और हम कहाँ हैं? गब्बर के अड्डे पर। और क्या पूछ रहा है वो? कितने आदमी थे? अब यहाँ पर आदमी तो है नहीं, हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए, जैसे कि ये एक रिएक्शन है, A moles of A when react with B moles of B gives C moles of C and D moles of D। तो यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए, और वो दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो Na reacted upon moles of A is equal to the NB reacted to the moles of B, है ना? NC formed upon moles of C and ND formed is upon D। इस तरीके से भी आप स्टोइकियोमेट्री को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल कि अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड बेंजीन इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 110 डिग्री सेल्सियस। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशन है यहाँ पर, इसको आपको चेंज नहीं करना है। जो भी रूम टेम्परेचर है, जो भी आपको कंडीशंस यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको चेंज नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपको स्टोइकियोमेट्री ही फाइंड करनी है। क्या क्या दे रखा है? मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड मिक्सचर ऑफ बेंजीन। अभी प्रोपेन में देखो, ये एक कंबशन रिएक्शन है, और कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? जब भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बात करते हैं, तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर दोनों की अलग अलग रिएक्शन लिखूं तो भी समझिए। प्रोपेन का मतलब है C3H8, ठीक है, और बेंजीन का मतलब है C6H6। ओके, अब मिक्सचर ऑफ, अभी तो इनके मिक्सचर की बात हो रही है, बट मैं अभी आपको थोड़ा अलग अलग बताती हूँ। अगर आप प्रोपेन का कंबशन करते हैं, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को कंप्लीटली बर्न करना, है ना? अब बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन जब पूरी तरीके से बर्न होता है, तो जितने कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं प्रोपेन में? 3 दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। तो 3 आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं प्रोपेन में? बताइए। C3H8 में कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। तो 8 को आधा कर दीजिए, यानी कि हाइड्रोजन के नंबर का आधा कर दीजिए, विच इज 4। वेरी गुड। तो 4 को आप लिख करके और क्या बना देंगे? H2O एज अ स्टीम, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि एज अ स्टीम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है बच्चों, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होते हैं, उतने ही अमाउंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, और जितने हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होते हैं, उसका हाफ H2O का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, बेंजीन का कंबशन अगर हम करेंगे तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? जल्दी बोलो। यस, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 6। तो 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो यहाँ पर से 3H2O आपको मिल जाएंगे। समझ गए बात को? अब यहाँ पर बात कर रहा है मिक्सचर ऑफ प्रोपेन और बेंजीन की बात कर रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ से चाहें तो ऑक्सीजन का नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 12, 13, 14, 15। तो 15/2 लिख दूं मैं इसको? 15/2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 15/2 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ तो एक ऑक्सीजन है, O2 की फॉर्म में अगर लिखना है तो हमें 15/2 लिखना पड़ेगा। और ऊपर कितने आएंगे? 3 2 6, 6 + 4 कितना हो गया? ये हो गया 10। तो 10 हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। 10/2 का मतलब कितना होता है? 5। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। अब ये बैलेंस करने के बाद में ये बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड बेंजीन इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 110 डिग्री सेल्सियस। इट रिजल्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। Which of the following is correct regarding the original mixture? The mole ratio of propane and benzene is 3:1. The mass ratio of propane and benzene is 22:13. Mole ratio of carbon and hydrogen atoms is 1:2. And mass ratio of carbon and hydrogen atoms is 6:1. अब आप इन दोनों को मिला करके जो भी रिएक्शन यहाँ पर बनाएंगे, उसमें ये स्टोइकियोमेट्री देख सकते हैं। बोलो, देख सकते हैं ना? बिल्कुल आपको इसको करना है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सभी करेक्ट है। तो स्टोइकियोमेट्री देखनी है,
रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, दोनों को मिला करके थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यस, दिमाग आप ही को लगाना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको गाइडलाइंस दूंगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं आता तो डाउट पूछेंगे ना, इसीलिए तो कहा है लाइव क्लास में आया करो, क्योंकि लाइव क्लासेस जो होती हैं वो इसीलिए होती है कि इधर पढ़ाया, जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, उसमें आप क्या करते हो, जैसे ही टीचर ने पढ़ाया आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, हैंड रेज करते हो और अपना डाउट पूछ लेते हो। सेम उसी तरीके से लाइव क्लास में भी होता है बच्चे, कि आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, लाइव जुड़ा करो। चलिए, ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। चलो अब बात करते हैं बच्चे लिमिटिंग रीजेंट की, है ना। अब लिमिटिंग रीजेंट एक्चुअली सामान्य भाषा में अगर हम हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए अगर एग्जांपल हम लेंगे तो लिमिटिंग रीजेंट इस तरीके से है कि आपके पास में एक बात बताती हूँ, चलो मैं, है ना। आप खाना खाने बैठे हो, ठीक है, खाना खाने बैठे हो, मम्मी ने आपको एक बाउल में दाल रख दिया है और एक चपाती रख दी, ठीक है। अब आपने खाना लिमिटेड है ना, मैस में जाते हैं या जेल वाले होते हैं ना, अब वो गब्बर वाली लड़ाई हुई थी तो गब्बर ने फिर बाद में सरेंडर किया था, है ना। उसके जो चेले चपाटे थे वो सारे के सारे जेल में भी तो जाएंगे। अब जेल में जाने के बाद में क्या होगा, थाली लेकर के लाइन में लग जाते हैं। अब थाली लेकर के लाइन में लग जाते हैं तो उनको लिमिटेड अमाउंट में खाना मिलता है कि भाई इतनी रोटी आपको मिलेगी, 2 रोटी मिलेगी और 1 कटोरी दाल मिलेगी, ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ। अब क्या हुआ, कालिया जो था वही कालिया, है ना, जिसको गब्बर ने पूछा था कितने आदमी है ना, वही कालिया है। अब कालिया ने अपने तो संगी साथियों के साथ में बैठ करके खाना खाया, तो क्या खाना खा लिया, कहाँ यार पेट ही नहीं भरा, कि क्यों, मैं तो रोटी खत्म हो गई। अरे रोटी खत्म हो गई तो तू दाल पी लेता भाई, तो क्या खाना थोड़ी हुआ, वो तो मैंने दाल पी ली बस, तो खत्म क्या हो गई रोटी, इसका मतलब कंप्लीटली कंज्यूम क्या हो गई, रोटी कंप्लीटली कंज्यूम हो गई और दाल जो है वो बच गई। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है, खाना खाने वाली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई ना, क्योंकि रोटी खत्म हो गई। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके ही तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्टेंट क्या है, रोटी और दाल, खत्म क्या हो गई, रोटी, यानी कि रोटी को आपने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसी भी रिएक्शन में और उसके कंज्यूम होने के बाद में रिएक्शन रुक जाती है, चाहे दाल कितनी ही बच जाए, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो वो जो रिएक्टेंट है कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रीजन कहलाता है। तो देखिए लिमिटिंग रीजन साइंस की भाषा में क्या होता है, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन या लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों में से कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। द रिएक्टेंट हुज स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इज लीस्ट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सीधी सी बात है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपने जो कम अमाउंट में या जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपको कम नजर आ रहे हैं वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आपको एक स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट फाइंड करना होता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, आपको गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन। किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में प्रेजेंट जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो अभी अपन ने लिखा था ना, 2 मोल्स ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 2, ऑक्सीजन का कितना था, 1, कितना मोल H2 बन रहा था, 2, तो 2 क्या है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड रिएक्शन। अब उसको किससे डिवाइड करना है, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो भी मोल्स दिए हुए हैं उसको जो रिएक्शन की बैलेंस्ड रिएक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट मिलता है। जैसे कि लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में आप देखो A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B रिएक्ट करके C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D बना रहे हैं। अब इनिशियली आपने इसके कितने मोल्स लिए थे, Na मोल्स, और इसके कितने लिए थे, Nb मोल्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट आप कितना फाइंड करोगे, तो गिवन मोल्स कितने, Na और Nb, और जो आपकी बैलेंस रिएक्शन है उसमें कितने हैं, A और B। तो आप इस Na को इस A से, इस Nb को इस B से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ A एंड B मिल जाएगा। अब इस रेशो का जो मैग्नीट्यूड आएगा, इस रेशो का जो भी आप रेशो को कैलकुलेट करेंगे, तो जो कम आएगा
वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो ज़्यादा आएगा वो एक्सेसिव रिएक्टेंट कहलाएगा। तो जैसे इफ Na/A इज लेस देन Nb/B देन Na विल बी द लिमिटिंग रीजेंट, और अगर ये कम हुआ तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा B, और अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट में आए हैं देन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन एंड नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट एट द एंड, यानी कि देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर Na/A का रेशो Nb/B से ज़्यादा आया तो कम कौन आया? Nb/B, तो लिमिटिंग रीजेंट विल बी B। कर पाओगे? बैलेंस रिएक्शन में जितने चाहिए और जितने हमें मिले हुए हैं, मिले हुए को चाहिए वाले से डिवाइड कर दो, और जो रेशो कम आ रहा है, जिसका रेशो कम आ रहा है, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बैलेंस्ड रिएक्शन है ये, देखिए, है ना, एक कैल्शियम 2Cl 2Cl, एक कार्बन, है ना, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो 1 और 2 3 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें बोल रहा है कि 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is reacted with 0.5 moles of HCl, find limiting reagent and mass of carbon dioxide produced। मैं सिर्फ आपको limiting reagent सिखाऊंगी, mass of carbon dioxide produced आप खुद निकालोगे स्टोइकियोमेट्री से, ठीक है। तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट वाली एक रिएक्शन है जो कि बैलेंस रिएक्शन है, इस तरीके से जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, CaCl2 प्लस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें है ना गिवन मोल्स कितने हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लें। इसके मोल्स कितने हैं? 1 क्योंकि लिखते नहीं है इसलिए, पर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि भाई इसके इतनी ज़रूरत है, इसकी इतनी ज़रूरत है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हमने फाइंड करना है, देखो हमने कैसे फाइंड किया था, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट अगर आपने फाइंड करना है तो इनिशियल मोल जो गिवन है ना, नहीं तो आप यहाँ देखो गिवन मोल्स, यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो क्या होंगे? गिवन मोल्स, है ना। और जो रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन में प्रेजेंट है वो क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ आप देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, है ना, और इन सब के भी कितने हैं? 1 1 1। तो आपको अगर रेशो फाइंड करना है तो मास कितना, मोल कितने दिए हुए हैं इसके? 0.2 अपॉन कितना करना पड़ेगा? 1, है ना। ऐसे ही H2O का HCl के लिए मोल्स कितने गिवन हैं? 0.5, और यहाँ पर कितना है? 2। तो आप अगर चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, और वैसे भी मुझे नज़र आ रहा है कि CaCO3 कम नज़र आ रहा है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा? CaCO3। तो CaCO3 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आपने खुद ही फाइंड करना है, ओके। चले, तो इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने खुद फाइंड करना है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, मोल्स मैंने निकालना सिखा दिए हैं। चले, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब जानते हो ना? ऐसे थम्स अप कर दो, जानते हो तो आग लगा दो, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिख दिया जी, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज में प्रेजेंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है उसमें प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का लिखना, है ना। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मैंने इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशो निकाल लिया, अभी कितना था मेरे पास? 6 कार्बन थे, 12 हाइड्रोजन थे और 6 ऑक्सीजन थे। इनका अगर सिंपल होल नंबर रेशो निकालूंगी तो कितना आएगा? 1:2:1। तो ये इसका क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH2O। तो CH2O भी किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, और ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला C6H12O6 है। तो ये इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वाला जो फॉर्मूला होता है ये कहलाता है बच्चे मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो होल नंबर रेशो निकालने के बाद में जो आप फॉर्मूला लिखते हो, इट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, तो पहले एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है, बट पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। एंड एम्पेरिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज जनरली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। सीधी सी बात है कि यार ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको अगर आपने फाइंड करना है तो इस एम्पेरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा वाला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। समझ गए बात को? तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में, एम्पेरिकल फार्मूला में किसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हो। जैसे कंपाउंड है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अभी फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटे CH2O, और इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी कितना ही होगा, 1:2:1 हो गया वापस वही एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसे एसिटिक एसिड देखो, एसिटिक एसिड में CH3COOH, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप नंबर निकालेंगे और रेशो इसका फाइंड करेंगे तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 2। कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 4। एंड कितने ऑक्सीजन आर देयर? 2। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या बनेगा? 1:2:1 है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितना है? 1:2:1 है ना। तो जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा यहाँ से वो बनेगा CH2O। तो एम्पेरिकल फार्मूला कितना हो गया? CH2O, सेम एज ऑफ ग्लूकोज। अब इनका देखो आप, CH2O, 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 यानी कि इन तीनों ही एम्पेरिकल फार्मूलाज से आप फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो। अब जरूरत क्या है कि एम्पेरिकल फार्मूला में किस चीज को मल्टीप्लाई करते हो आप। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसिटिक एसिड का फार्मूला बन जाएगा। और अगर आप इसको एज इट इज या 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट जो भी आपको दिया हुआ है उसका परसेंटेज अमाउंट अगर आपको दिया हुआ है तो वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि जब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 54, ऑक्सीजन इज 40 एंड द रेस्ट ऑफ इज हाइड्रोजन, ऐसा आपको दिया हुआ है। देन फिर क्या करना है? यू हैव टू डिवाइड द परसेंटेज बाय वेट बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एटम, ठीक है। तो जो परसेंटेज है उसको आप उसके एटॉमिक वेट से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपको निकल के आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। मोल रेशो निकल के आएगा यहाँ से। तो द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट, इट गिव्स मोल रेशो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स है उनका मोल रेशो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना हुआ है? जो भी उसकी परसेंटेज दी हुई है उससे उसको डिवाइड कर देना है उस एटम के एटॉमिक वेट से या एटॉमिक मास से। तो जो भी निकल के आएगा वो क्या आएगा? इसका मोल रेशो विच इज 4.5 फॉर कार्बन, 2.5 for oxygen and 6 for hydrogen. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर नॉट इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अभी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में तो नजर नहीं आ रहा है मुझे 4.5, 2.5, 6 है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में नजर नहीं आ रहा है ना, तो हमें इसको जबरदस्ती होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट
हर एक स्पीशी को एक स्पेसिफिक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका होल नंबर रेशो बने। देखो कैसे, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर नॉट इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देन डिवाइड और मल्टीप्लाइड। हमारे पास में 4 ऑपरेशंस होते हैं, या तो प्लस करना है, या माइनस करना है, या डिवाइड करना है, या मल्टीप्लाई करना। येन क्रेकेन प्रकारेण किसी भी तरीके से आपको इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है, इट with a suitable constant so as to obtain simplest ratio. So we are multiplying this 4.5 by 2, so we get 9. This 2.5 by 2, so we get 5, and 6 by 2 get 12. हाँ ना, हमने यहाँ पर जिस कांस्टेंट से कार्बन का मोल रेशो मल्टीप्लाई करना है ना, बाकी भी उसी से करना है। ऐसा नहीं कि इसको 2 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, उसको 15 से कर दिया, ऐसा मत करना। ओके, अब क्या निकल के आया? 9, 5 एंड 12। अब 9, 5 और 12 का कोई सिंपलेस्ट रेशो निकल सकता है क्या? अब आप इसको किसी भी कोएफिशिएंट या किसी भी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, रेशो इसी तरीके का निकल के आएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द कंपाउंड। सो वी कैन से दैट C9O5 ये ऑक्सीजन का था, O5 एंड H12। ये आपका हो गया क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी भी n से मल्टीप्लाई कर करके आप अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के 3 स्टेप। पहला क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज बाय वेट फाइंड करेंगे। सेकेंड में आप क्या करेंगे? सेकेंड में आप मोल रेशो फाइंड करेंगे। मोल रेशो फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग परसेंटेज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, है ना। और तीसरे में आप उसको क्या करेंगे? सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल होल नंबर रेशो निकालने के बाद में जो भी फॉर्मूला आएगा वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल किस तरीके से आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। अ सर्टेन अल्कलॉइड हैज 70.8% ऑफ कार्बन, 6.2% ऑफ हाइड्रोजन एंड 4.1% ऑफ नाइट्रोजन एंड द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। 100% होती है, इनको जोड़ लो कितनी हो गई? 70, 8 और 2 हो गए 10, 71, 77, 77, 75.1, है ना। तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन, है ना। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? आपको कार्बन, आपको हाइड्रोजन, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको नाइट्रोजन और द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये 4 एटम्स आपको दिए हुए हैं, इन सबको लिख लेना है। देन इनकी परसेंटेज अमाउंट लिख देनी है। तो 70.8, हाइड्रोजन का कितना है? 6.2 एंड नाइट्रोजन का लिख लेना है आपको 4.1 एंड द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। अभी रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन मुझे नहीं पता, बस जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है बच्चे, है ना। वीक है इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत ही बता दूंगी। कितना ऑक्सीजन आएगा? जल्दी बोलो। ये टोटल 81.1 हो गया ना। देखो 70.8, 6.2, 4.1 कितने हो गए? 8 और 2 10 और 11, 6 और 4 10 और 11, और ये हो गए 81.1। अब इस 81.1 को माइनस कर दो आप 100 में से। वन 0.1 लो जी, उस 0.0 तो कितना आएगा? ये तो हो गया 9, है ना। अच्छा मैं अपने हिसाब से करूं तो देखो 100 में से 80 गए तो कितने बच गए? 20, 20 में से 1 गए तो कितने बच गए? 19, 19 में से 0.1 गया तो कितने हो गए? 18.9 लिख दूं? 18.9। मैं इस तरीके से मैथमेटिक्स करती हूँ थोड़ी सी, है ना। तो हो सकता है कि ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट आप अपने हिसाब से किया कीजिए, है ना। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से करें, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। हर एक व्यक्ति का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है ना। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है ना। तो भाई ऐसा है, मैथमेटिक्स के डर की वजह से ही तो बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी में फिर ठीक ठाक करने लगे, और बाद में जब पता लगा कि यार केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है तो हमने केमिस्ट्री चूज़ किया। फिर हमने मैथमेटिक्स दोबारा से सीखी, फिर हमने अपने तरीके से मैथमेटिक्स को निकाला। तो सबका अपना अपना तरीका है। कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हैं आपके पर डिपेंड करता है, बट
वो सही होनी चाहिए, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप क्या है मेरे बच्चे, सेकेंड स्टेप में आपको ये जो भी परसेंटेजेस हैं इनको डिवाइड करना है द एटॉमिक मास ऑफ, कार्बन है तो कार्बन के एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मास से, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के मास से। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ठीक है, और ऑक्सीजन है तो 18.9 अपॉन 16 से। अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में आपको जो भी निकल के आएगा वो होगा इसका सिंपलेस्ट मोल रेशो। मोल रेशो निकल के आएगा। अभी मोल रेशो मैं यहाँ पर जरा रेडीमेड लिख देती हूँ, कितना है, ये है 5.9, यहाँ पर इसका आएगा 6.2, इधर इसका आएगा 0.29 और यहाँ पर इसका आएगा बच्चे 1.29, ठीक है। अब क्या इसमें कोई आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है, जो मोल रेशो निकल के आया है, सिंपल मोल रेशो यहाँ पर जो निकल के आया है, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना, तो इसको किसी ऐसे डिजिट से, किसी ऐसे कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि यहाँ से एक सिंपल रेशो निकल के आए। अभी वो सिंपल रेशो निकल के आएगा बाय डिवाइडिंग देम 0.29, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 5.9 को भी 0.29 से, इस 6.2 को भी 0.29 से, इस 0.29 को भी 0.29 से, ताकि इसका 1 आ जाएगा, और इस 1.29 को भी 0.29 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में हमें यहाँ पर जो सिंपल रेशो निकल के आएगा वो आएगा 20, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा 21, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4, है ना। कैलकुलेशन कर लेना भाई, 20, 21, 1 और 4, तो कार्बन कितने 20, हाइड्रोजन कितने 21, नाइट्रोजन कितने 1, एक ही नाइट्रोजन है जी, और ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है, या आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करेंगे तो केवल क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शंस मत पढ़ना। यदि ऑप्शंस पढ़ लिए तो फिर गड़बड़ झाला हो जाएगा, है ना। गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जब आप ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस पढ़ना ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ओनली, देन आफ्टर आपका आंसर आने के बाद में आप ऑप्शंस देखा करो। कि बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शंस भी देख लेते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये तो आ ही नहीं रहा, आएगा, ठीक है। तो C20H21NO4, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वन, ठीक है, और आंसर भी लिखा हो। इस तरीके से आपने कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये भी एक एग्जाम्पल है, ये आपको करना है। अब बात करते हैं डेंसिटी की, है ना। डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इतना याद है, यानी कि डेंसिटी याद है, सब कुछ आता है हमें डेंसिटी के बारे में अगर हमें मास और वॉल्यूम आता है तो, ठीक है। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो लिखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेंसिटी, दो टाइप की डेंसिटी, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो एब्सोल्यूट जो दी हुई है ना, जो सर्वथा सत्य है ना, जिसमें कोई मिथ्या भ्रम बकवास नहीं हो, वो जो डेंसिटी है वो है एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब उसको अगर किसी चीज से रिलेट कर दोगे तो रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगी, सिंपल। एक एक करके बात करते हैं। फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी वही मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है, और रिलेटिव डेंसिटी को किसी स्पेसिफिक चीज से डिवाइड कर दोगे तो वो रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड्स, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। भैया 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो इसको हम क्या मानेंगे, गैसेस के लिए या लिक्विड्स के लिए, वाटर लिक्विड होता है ना, लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक डेंसिटी किसको मानेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको स्पेसिफिक डेंसिटी मानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है,
क्यों 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी को मैक्सिमम मानते हैं जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उससे अगर आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड करते हो तो आप क्या निकाल रहे हो? रिलेटिव डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट, गैसेस का। अब गैसेस का जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आप जानते हो, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। अब PV इज इक्वल टू nRT होता है और हमें पता है कि डेंसिटी तो क्या होती? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अभी मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो एब्सोल्यूट डेंसिटी में इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, तो PM अपॉन RT लिख दूं, ठीक है। अभी PM अपॉन RT में P क्या है? प्रेशर ऑफ अ गैस अप्लाइड, जो भी गैस पे प्रेशर यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, M द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T अगर कैपिटल T लिखा हुआ है तो बेटा इट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन में लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस वाला नहीं, ठीक है। अभी नोट, इफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। अगर आपने किसी भी गैस की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी बनाया है हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करके, तो आपने क्या निकाली है? उस गैस की वेपर डेंसिटी निकाली है। तो 3 टाइप की डेंसिटी हो गई, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी जो एक्चुअल डेंसिटी होती है वही मास अपॉन वॉल्यूम फाइंड करके जो आप निकालते हो, दूसरी वो डेंसिटी जो आप किसी भी चीज से रिलेट करते हो। जैसे अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो आने वाली जो भी डेंसिटी है वो लिक्विड की क्या कहलाएगी? रिलेटिव डेंसिटी। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी PM अपॉन RT से आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास में एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस को फाइंड करने के लिए आपने लिक्विड्स के लिए तो वाटर लिया था, है ना, और गैसेस के लिए आपने अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी को अगर आपने डिवाइड कर दिया ना, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेस को अगर आपने हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया सो यू गेट वेपर डेंसिटी, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए आप लोग? 3 तरह की, 2 तरह की तो आपको दी हुई थी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तीसरी मैंने आपको यहां पर बता दी, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी देखो, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to the hydrogen gas at the same temperature and pressure condition। तो डेंसिटी ऑफ गैस को आप PM अपॉन RT से निकालेंगे और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को भी आप PM अपॉन RT से ही निकालेंगे, बट यहाँ पर PM ऑफ हाइड्रोजन और ऊपर PM ऑफ अ गैस, बस इतना सा ही डिफरेंस होगा। तो मास ऑफ अ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन से भी आप वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, या हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 H2 का होता है, तो मास ऑफ अ गैस अपॉन 2 से भी आप वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन 2, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ अ गैस। तो आपको यहाँ से मास ऑफ गैस फाइंड करना आ गया होगा। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। कैसे आया पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करते हैं। लो जी, एक न्यूमेरिकल है, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज मेजर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट एज 20, यानी कि आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है जी 20, है ना। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, अब वेपर डेंसिटी दी हुई है, मैं आपसे बोलूं, चलो क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे, मैं आपसे बोलूं कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस विल बी 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो भाई कितना हो जाएगा? 40 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है? इट में रिप्रेजेंट दैट फ्लोरीन का 90 मास होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गैस है HF, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड आर डिसोसिएटेड, क्या कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड के डिसोसिएट होंगे। सम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड आर इन डायमर फॉर्म, डायमर फॉर्म का मतलब है एसोसिएट होना, डिसोसिएट मतलब टूटना, है ना, डिसोसिएट मतलब टूटना और एसोसिएट होना या डाइमर बनाना। और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आर इन डाइमर फॉर्म, सम हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आर इन ट्राइमर फॉर्म। ठीक है जी, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डाइमर ट्राइमर के लिए यहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस है नहीं, है ना।
तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आ रहा है यहाँ से 40 और वेपर डेंसिटी जो है सैंपल ऑफ HF गैस की जो आई है वो कितनी आई है एक्सपेरिमेंट में 20 आई है। अभी 20 आई है तो 19 जो है मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, फ्लोरीन का। HF में 19 मास होता है फ्लोरीन का। तो मुझे बताइए हाइड्रोजन का कितना होगा, और 40 में से 19 अगर इसका है ना, 19 अगर ये 20 होता तो 20 हाइड्रोजन होते, 21 हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ से ये आपको पता लगाना भाई हाइड्रोजन का मास हो गया 21 और 19 मास आपको फ्लोरीन का दिया हुआ है। अब इनसे आपको ये बताना है कि डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, क्या बन रहा है। वैसे मैं बता देती हूँ कि ऑल हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आर इन अ डाइमर फॉर्म एंड सम हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आर इन अ ट्राइमर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं होता, ये होता है जैसे आपके पास में सब्जेक्ट है ना, आप लोग 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ के आते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, आप इंग्लिश पढ़ते थे, आप हिंदी पढ़ते थे, है ना, आप साइंस पढ़ते थे, आप SST पढ़ते थे और आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे। दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स, है ना। अब बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारे आपके फिजिकल एजुकेशन का भी सब्जेक्ट होता होगा, IP का भी सब्जेक्ट होता है, वो एक अलग चीज़ है ना। हम बेसिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होता था, ठीक है, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता था। इंग्लिश में मान लीजिए आप लोगों के आ गए 40 मार्क्स, हिंदी में आप लोगों के आ गए मान लीजिए 36 मार्क्स। साइंस में आप ब्रिलियंट हो, आपके आ गए 99 मार्क्स। SST में आपके आ गए 80 मार्क्स और मैथमेटिक्स में आपके आ गए, चलो मैथ्स और साइंस में अव्वल हो आप, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मानने वाली बात है। अब जो टोटल मार्क्स है भाई, मैक्सिमम मार्क्स तो इसके कितने थे 500 में से आपके टोटल मार्क्स जो हो गए इन सबको जोड़ करके जो भी आया वो आपका क्या आ गया, टोटल मार्क्स। बट अगर आपको पता लगाना हो कि भाई साइंस का ही केवल परसेंटेज निकालना हो तो साइंस के मार्क्स कितने आए, परसेंटेज मार्क्स, तो मार्क्स साइंस के अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है तो ये लो जी परसेंटेज फाइंड कर लो 99/5 से। तो ये 99/5 जो है वो किसकी परसेंटेज आई, साइंस की परसेंटेज आई। अब हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की, साइंस के, SST की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल में, अब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था C6H12O6। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज अगर आपने निकाला तो परसेंटेज अमाउंट ऑफ क्या निकाला आपने, परसेंटेज एलिमेंट ऑफ या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। ऑक्सीजन का निकालना है तो सेम, द मास ऑफ एन एटम अपॉन टोटल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू 100 से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल अगर आपने फाइंड करना है तो वेट ऑफ दैट एलिमेंट यानी कि मास ऑफ दैट एलिमेंट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स, इसको डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज फाइंड करनी, इसलिए 100। तो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर H2O में परसेंटेज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन में फाइंड करना है, ऑक्सीजन भी फाइंड करना है, किसमें, H2O में। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, H2O का मास कितना होता है 18। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज। तो ये क्या हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में बात करते हैं हम परसेंटेज यील्ड, कितना परसेंट मिलेगा, है ना। परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं तो परसेंट यील्ड का मतलब है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपन थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आपने 100 से फाइंड मल्टीप्लाई करना है। तो किसी जब भी परसेंटेज की बात होती है तो मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो इस 100 को तो जहाँ परसेंटेज दिखे वहाँ पर भूल जाओ, है ना, लगाना मत भूलना, अभी भूल जाओ, याद रखना भूल जाओ, है ना। तो क्या है यहाँ पर हमने परसेंटेज कंपोजिशन में फाइंड किया था, क्या, एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब परसेंटेज यील्ड की बात करें तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। भाई हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें से हमें कितना मिला, उन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। दिस टर्म इज यूज फॉर प्रोडक्ट्स। सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट्स तो हमारे पास में है ही,
प्रोडक्ट कितना मिलेगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने तो इतनी सारी पढ़ाई की है, हमारे तो इस बार केमिस्ट्री में जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, बट हमारे 98 गए। तो वो 98 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो इन जनरल when a reaction is carried out in laboratory, we do not obtain the theoretical amount of the product, and the amount of product that is actually obtained is called the actual yield, ठीक है। तो जो actual yield है उसमें से theoretically expected जो yield होगी वो कम या ज़्यादा हो सकती है, it depends। जैसे कि आपने 2 ग्राम बेसन, देखो लड्डू बनेंगे अब, है ना, 2 ग्राम बेसन, बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, किस किस को अच्छे लगते हैं ज़रा बताओ, हाँ, है ना। तो 2 किलो बेसन में 1 किलो चीनी और 1 किलो घी डाला, है ना, तो लड्डू कितने बनने चाहिए, 2 3 4 किलो लड्डू बनने चाहिए, है ना। बट 2 किलो बेसन, 1 किलो शुगर और 1 किलो घी से हमें 3.33 किलोग्राम ही लड्डू मिले, तो इसका मतलब बनाने वाला खा गया ना। इसका मतलब परसेंटेज यील्ड ऑफ लड्डू अगर आपने फाइंड करनी है तो एक्सपेक्टेड तो इतनी थी, एक्चुअल तो इतनी थी, एक्सपेक्टेड इतनी थी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपकी परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई, 83.33। समझ गए। अभी बाकी का कहाँ गया, ये सोचने वाली बात है। तो मिलते हैं, इस लड्डू को हम यही छोड़ते हैं खाने के लिए। कल हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो जो बच्चे अभी तक हमारी क्लास में लाइव अभी तक भी नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों को भी जाकर के उनका दरवाज़ा खटखटा दो और बोलो कि भैया लाइव क्लास में आना है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है।